नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। सामाजिक में कक्षा 10th में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 और अंग्रेज़ों के जो शासन के प्रति अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार और संघर्ष। ठीक है, तो उसके हम 2-3 वीडियो पहले बना चुके हैं। आज के वीडियो में हम अध्ययन करेंगे राजनीतिक आंदोलन 1857 से 1919 तक के जो आंदोलन रहे हैं स्वतंत्रता के, और जिसको राजनीतिक आंदोलन भी कहा जा सकता है। और तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 1857 की क्रांति आपको पता ही है, पूरे भारत में बड़े जोश खरोश के साथ हुई थी और इसका बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा और अंग्रेज़ों को कई तरह के सुधार करने पड़े अपने यहाँ पे और अपनी नीतियों में, अपने नियमों में, कानूनों में। तो उसके बाद क्या स्थितियाँ रही, किस तरह की परिस्थितियाँ, राजनीतिक परिस्थितियाँ भारत में जन्मी और क्या घटनाक्रम हुए 1857 के बाद, और हम बात करने वाले इसमें 1919 तक, फिर उसके बाद 1919 से 1947 तक आगे हम पढ़ेंगे। तो पहले आइए देखते हैं 1919 तक 1857 से लेकर किस तरह की राजनीतिक घटनाक्रम रहा। तो उसमें सबसे पहले देखें हम 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष की असफलता के बाद स्वतंत्रता संघर्ष का नेतृत्व भारत के सभी भागों में भारत के आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने वाले भूपतियों और संपन्न वर्ग के हाथों में आ गया। ठीक है, ये वर्ग अपनी मांगों के लिए संसद को स्मरण पत्र, प्रार्थना पत्र देते थे। साथ ही देश के लिए पढ़े लिखे लोगों को संगठित करने और अंग्रेज़ों द्वारा वर्तमान काल में कर रहे शोषण की जानकारी देकर जागृत कर रहे थे। ठीक है, जो भारत के पढ़े लिखे लोग और प्रबुद्ध जन थे वो क्या करते थे, अपनी मांगों के लिए जो ब्रिटिश संसद, जो भी यहाँ कानून निर्माता थे, उनको याद दिलाते थे, स्मरण पत्र लिखते थे, प्रार्थना पत्र देते थे, अर्जियाँ देते थे और जो पढ़े लिखे लोगों को संगठित करते थे। और जो अंग्रेज की जो गलत दोषपूर्ण नीतियाँ हैं और जो भी वो गलत कर रहे थे वो सब वे लोगों को बताते थे, उनमें जागृति पैदा कर रहे थे। इस काल के प्रारंभिक नेतृत्व करने वाले लोगों को इंग्लैंड के उदारवादी लोगों पर विश्वास था। ठीक है, तो इस तरह का कार्य करने वाले जो व्यक्ति थे, जो नेतृत्व कर रहे थे, वो लोग ये मानते थे कि इंग्लैंड के जो उदारवादी लोग हैं उन पर ही इनको भरोसा था। ये लोग इंग्लैंड के उदारवादियों को भारत की वस्तुस्थिति स्थिति, भारतीयों की आकांक्षाओं तथा भारत में संवैधानिक और प्रशासनिक सुधारों के लिए तैयार करना चाहते थे। साथ ही अंग्रेज़ों द्वारा किए जाने वाले शोषण और अत्याचारों की जानकारी अधिकाधिक लोगों को देकर आंदोलन का विस्तार करना तथा देश के सभी क्षेत्रों, वर्गों तथा धर्मों को मानने वाले लोगों को संगठित करना चाहते थे। ठीक है, उसके आगे देखते हैं हम। तो 1858 ईस्वी के बाद राजनीतिक चेतना का प्रचार किस तरह से हुआ। भारतीयों को धीरे धीरे राजनीतिक आकांक्षाएं बढ़ने लगी। सिविल सर्विस में स्थानीय नहीं नियंत्रण करने की आकांक्षा की जाने लगी। अब भारत में जनता के द्वारा चुनी हुई और उसके प्रति उत्तरदायी सरकार की मांग की जाने लगी। ठीक है, तो भारतीय लोग अब ये चाहने लगे कि हम ही सरकार को चुने, यानी जनतंत्र की स्थापना की मांग उठने लगी। और 1868 में बंगाल के प्रमुख अखबार हिंदू पैट्रियट के संपादक क्रिस्टोदास पॉल ने ऐसी मांग की। तो ये थोड़ा अंडरलाइन करेंगे, इस तरह की मांग करने वाले व्यक्ति कौन थे? क्रिस्टोदास पॉल। 1874 में उन्होंने भारत के लिए स्वराज्य शीर्षक से लिखे लेख में भारतीयों द्वारा भारतीयों के लिए संवैधानिक सरकार के प्रारंभ की बात की। ठीक है, आइए इसके आगे देखते हैं। तो उस समय जो राजनीतिक संगठन भारत में थे वे इस प्रकार की प्रगतिशील मांग और उसके लिए संघर्ष करने के लिए तैयार नहीं थे। ठीक है, इसके लिए बंगाल के कुछ विद्वान चिंतकों ने 1857 में इंडियन लीग की स्थापना की। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में की गई। कहाँ पे? बंगाल में। ठीक,
इसका उद्देश्य भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत करना, राजनीतिक चेतना जागृत करना था। सार्वजनिक चेतना के द्वारा प्रारंभ होने वाला ये पहला राजनीतिक संगठन था। ठीक है, अगला हम पढ़ेंगे जो अगली संस्था है इंडियन एसोसिएशन। इस संस्था की स्थापना के अगले वर्ष यानी 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है, तो इस संस्था की स्थापना के अगले वर्ष यानी 1876, यानी ये कब प्रारंभ हुई, स्थापना हुई होगी इसकी भी 1875 में, सॉरी ये 76 है तो हम यहाँ लिख देंगे 75। क्लियर सभी को? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में लगभग 800 प्रमुख लोगों ने भाग लिया, जिसमें ये तय हुआ कि संगठन समान राजनीतिक विचार रखने वाले लोगों को एक मंच पर लाया जाएगा व सामान्य जनता को संगठित करेगा। ठीक है, नेक्स्ट संस्था जो बनी राजनीतिक संस्था वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो देखते हैं इसका किस तरह से रहा। इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसको कह सकते हैं हम, तो 1858 ईस्वी के बाद ये बहुत बड़ी राजनीतिक घटना थी भारत के अंदर। इसको देखते हैं। 1858 ईस्वी के बाद भारत में चल रहे राजनीतिक विकास का ही परिणाम इंडियन नेशनल कांग्रेस था। ठीक है, जिसकी स्थापना एक अंग्रेज भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, तो आप कभी शॉर्टकट में आपने नाम सुना होगा A.O. ह्यूम, क्या बोलते थे इनको, A.O. ह्यूम, इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, ये अंग्रेज अधिकारी था A.O. ह्यूम और इसका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसको हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसकी स्थापना किसने की थी, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी। तो इसकी स्थापना के पीछे ब्रिटिश सरकार की सोच थी कि एक ऐसा संगठन बनाया जाए जिससे भारतीयों के मन में क्या है इसकी जानकारी ब्रिटिश सरकार को मिलती रहे। ठीक है, तो अंग्रेज़ों का तो विचार ऐसा ही था, सोचना ऐसा था कि ऐसा संगठन बनाया जाए जिससे हमें ये पता चले कि भारतीय लोग आखिर चाहते क्या हैं, उनके मन में क्या है। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार को सफलता मिलती रहे और इसके सम्मेलनों में राजनीतिक नेताओं के मन की भड़ास निकल जाएगी तथा उन्हें अंग्रेजी शासन, नेक्स्ट देखिए, तो अंग्रेज़ों को हटाने के सशक्त प्रयास करने से भी उनको रोका जा सके। तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को व्योमकेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में प्रथम अधिवेशन प्रारंभ हुआ। तो आप याद रखना, कांग्रेस की स्थापना 1885 में ही हुई थी। कब हुई थी? 1885 में। किसने की थी? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, A.O. ह्यूम, जिसको शॉर्टकट में उनका नाम है, इस तरह से उनको कहा जाता है, A.O. ह्यूम। और इसका जो प्रथम अधिवेशन था वो अंडरलाइन करो, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को व्योमकेश चंद्र बनर्जी VC बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे और ये हुआ था बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। इसका प्रथम अधिवेशन प्रारंभ हुआ जिसमें लगभग 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और अधिवेशन में कांग्रेस के 4 उद्देश्य बताए गए। ठीक है, तो आइए देखते हैं वो 4 उद्देश्य कौन कौन से थे। ठीक है, तो उसमें देखते हैं हम सबसे पहले राष्ट्र की उन्नति के लिए प्रयत्न में लगे लोगों को आपस में परिचित होने का अवसर देना। राष्ट्र की उन्नति के लिए, जो भी राष्ट्र की उन्नति के लिए प्रयास कर रहे हैं उन लोगों को आपस में परिचित होने का अवसर दिया जाए। आने वाले वर्षों के कार्यक्रम पर विचार करना और ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति पूरी निष्ठा भक्ति रखते हुए इंग्लैंड की संसद द्वारा तय किए गए सिद्धांतों के विरुद्ध किए जाने वाले भारत सरकार के कार्यों का विरोध। ठीक है,
अप्रत्यक्ष रूप से ये संगठन भारतीय संसद का रूप ग्रहण करेगा तथा इस बात का उचित जवाब देगा कि अंग्रेजों की यह सोच कि भारत में चुने हुए प्रतिनिधि शासन व्यवस्था करने की योग्यता नहीं रखते। ठीक है ना, तो अंग्रेज़ तो यही सोचते थे कि भारत के जो लोग हैं वो शासन चलाने में सक्षम नहीं है और योग्यता भी नहीं रखते। कांग्रेस के काल के 2 चरणों में बांटा जा सकता है। प्रथम चरण तो हम कह सकते हैं 1885-90 तक का, ठीक है, और जिसे उदारवादी राजनीतिक या राजनीतिक भिक्षावृत्ति का युग कहा गया। ठीक है, राजनीतिक भिक्षावृत्ति का युग या उदारवादी राजनीति का युग किसे कहा जाता है? तो कांग्रेस का जो प्रथम चरण था 1885 लेकर 1890 तक का युग को राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा जाता है। दूसरा चरण है 1905 से 1919 का काल, जिसे अतिवादियों अथवा अतिवादी राजनीति काल कहा गया। ठीक है, यहाँ से तो कांग्रेस के प्रथम चरण के उदारवादी नेता दादा भाई नौरोजी, उदारवादी नेताओं में अगर देखें हम, और ये थे उग्रवादी, ये उदारवादी हैं, तो कांग्रेस के प्रथम चरण के उदारवादी नेताओं में दादा भाई नौरोजी आ जाएंगे, फिरोज शाह मेहता, दीन शाह वाचा, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और कांग्रेस की राजनीति पर छाए हुए थे। ये लोग उदारवादी तथा परिमित में विश्वास करते थे। ठीक है, और आगे देखें हम, और क्या करते थे ये, वो भी हम देखते हैं एक एक करके। तो ये लोग अपनी राजनीति की व्याख्या उदारवाद और संयम के समन्वय से करते थे। ये लोग भारतीयों के लिए धर्म, जाति, पक्षपात का अभाव, मानव में समानता, कानून में के सामने बराबरी, नागरिक स्वतंत्रताओं का प्रसार और प्रतिनिधि संस्थाओं के विकास की इच्छा करते थे। ठीक है, इस काल में कांग्रेस पर समृद्धशाली मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का, जिनमें वकील थे, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार और साहित्यिक व्यक्ति सम्मिलित थे, का अधिकार था। ठीक है, तो कांग्रेस पर ज़्यादातर जो समृद्धशाली मध्यम वर्गीय व्यक्ति, बुद्धिजीवी, जो ज़्यादा समझदार, पढ़े लिखे और थे, उनमें जैसे वकील हो गए, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार आदि इसमें सम्मिलित हुआ करते थे और इन्हीं का इन पे बड़ा अधिकार था। इस काल में कांग्रेस में आने वाले प्रतिनिधि बड़े बड़े नगरों से आते थे और इनका जनसाधारण से कोई संपर्क नहीं था। ठीक है, तो उदारवादी अंग्रेजी साम्राज्य के बने रहने अपितु उसको सुदृढ़ करने के पक्ष में थे। ठीक है, तो ये लोग क्या चाहते थे कि उदारवादी अंग्रेजी साम्राज्य के बने रहे, वो ये चाहते थे कि अंग्रेज यहीं रहे, उनका साम्राज्य चलता रहे और उसको सुदृढ़ करने के पक्ष में थे और उन्हें मजबूत हो। उन्हें डर था कि अंग्रेज़ों के जाने पर अव्यवस्था फैल जाएगी, अंग्रेजी राज्य शांति और व्यवस्था का द्योतक था। तो ये मानते थे कि अंग्रेज चले जाएंगे तो यहाँ और ज़्यादा अव्यवस्था फैल जाएगी, अशांति हो जाएगी और क्या होगा, भारत में बहुत लंबे समय तक इसका बना रहना आवश्यक है। तो ये उदारवादियों का विश्वास था कि अंग्रेज़ न्यायिक लोग हैं, वे भारत के साथ न्याय ही करेंगे। इस तरह की अवधारणा किसकी थी? उदारवादी नेताओं की, जिसको हम राजनीति का भिक्षावृत्ति का काल कहते हैं। 1885 से 90 तक की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम इसमें। तो ये लोग मानते थे कि अंग्रेज़ न्यायप्रिय हैं, न्याय करेंगे और भारतीयों के साथ भी न्याय होगा। भारतीयों की शिकायतें अंग्रेज़ी नौकरशाही के कारण अंग्रेज़ों को हमारी शिकायतों की पूरी जानकारी न होने के कारण से है। ठीक है, तो वो ये मानते थे कि भारतीय लोग जो शिकायत करते हैं वे इसलिए करते हैं कि अंग्रेज़ नौकरशाही के कारण या फिर अंग्रेज़ों को हमारी शिकायतों की पूरी जानकारी नहीं है। यही कारण है कि इन लोग ने इंग्लैंड में प्रचार की ओर अधिक ध्यान दिया। इस काल में कांग्रेस ने देश की स्वतंत्रता की मांग नहीं की, केवल भारतीयों के लिए कुछ रियायतों की मांग की। ठीक है, अब है दूसरा चरण, गर्मपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रारंभ हुआ। कब से माना गया था, हमने ऊपर पढ़ा था 1905 से। ये 1985 से 90 तक का काल जो रहा,
ये बिल्कुल उदारवादियों का था। ये लोग तो अंग्रेज़ों को ही अच्छा मानते थे, ठीक है ये रहेंगे, अच्छा ही रहेगा, अच्छा ही करेंगे, है ना। तो ये उनको मजबूत करने में लगे हुए थे। लेकिन अब दूसरा चरण जो था गर्मपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन का, उसको हम पढ़ते हैं। तो 19वीं शताब्दी के अंतिम या 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में ये शुरू हुई थी। तो आइए नेक्स्ट पेज पे देखिए। तो प्रारंभिक वर्षों में कब के 19वीं शताब्दी के अंत में या 20वीं सदी का प्रारंभ मान सकते हैं। तो उसमें गर्मपंथी राष्ट्रवादी विचार के लोगों का कांग्रेस में प्रभाव बढ़ने लगा, ठीक है। उदारवादियों की जगह इन गर्मपंथी लोगों का वर्चस्व बढ़ने लगा और प्रभाव बढ़ने लगा कांग्रेस में। कांग्रेस में फूट की प्रक्रिया उस समय आरंभ हो गई जब लोकमान्य तिलक का समाज सुधार के प्रश्न पर गर्मपंथी दल अथवा सुधारकों का झगड़ा हो गया। कांग्रेस में फूट प्रारंभ कब हो गई? जब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने समाज सुधार के प्रश्न पर गर्मपंथी जो लोग थे उनमें झगड़ा हो गया। तिलक का कहना था कि स्वराज्य के बिना कोई सामाजिक सुधार नहीं हो सकते, न कोई प्रगति, न कोई उपयोगी शिक्षा, न ही राष्ट्रीय जीवन की परिपूर्णता। तो चार प्रमुख कांग्रेस नेता लोकमान्य तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष और लाला लाजपत राय ने इस आंदोलन का मार्गदर्शन किया और इस गर्मपंथी आंदोलन के कार्यक्रमों में विदेशी माल का बहिष्कार करना, स्वदेशी माल को अंगीकार यानी स्वीकार करना तथा राष्ट्रीय शिक्षा और सत्याग्रह पर बल दिया। तो इसको अंडरलाइन करें। तो जब तिलक ने इस तरह से गर्मपंथी दल अतः सुधारकों का झगड़ा कब हुआ? जब उन्होंने कांग्रेस की फूट भी उसी समय पड़ी जब तिलक ने समाज सुधार के विषय में प्रश्न पर। तो सबसे पहले कांग्रेस के जो चार मुख्य नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष और लाला लाजपत राय ने इस आंदोलन का मार्गदर्शन किया। इन तीनों को अगर आपने इतिहास में देखा हो, पढ़ा हो ज़्यादा, तो इनको कहते हैं लाल बाल पाल, ठीक है। क्या कहते हैं इनको? लाल बाल पाल, ठीक है। तो लाल का मतलब तो गया लाला लाजपत राय, पाल का मतलब हुआ विपिन चंद्र पाल और बाल का मतलब होता है बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इनका पूरा नाम है। तो इस गर्मपंथी आंदोलन के कार्यक्रमों में विदेशी माल को ये बहिष्कार करने लगे, स्वदेशी को अपनाने के पर बल देने लगे और राष्ट्रीय शिक्षा और सत्याग्रह पर भी इनका जोर रहा। तो भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन देना जिससे भारतीयों को कार्य तथा सेवा का अवसर मिल सके, सरकारी नियंत्रित शिक्षा संस्थाओं के स्थान पर एक राष्ट्रीय शिक्षा योजना बनाई जाए तथा विद्यार्थियों को देश सेवा में लगाया जाए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। स्वशासन का आंदोलन कब से शुरू हुआ? 1915 से श्रीमती एनी बेसेंट ने आयरिश होम रूल लीग के नमूने पर होम रूल लीग की स्थापना करने की घोषणा की, ठीक है। तो यहाँ से हम एनी बेसेंट जो थी ये आयरिश महिला थी, आयरलैंड की। इसने होम रूल लीग स्थापना करने की घोषणा की थी और 1916 में तिलक ने पूना में अपनी होम रूल लीग स्थापित की। 16 में तो इन्होंने और 15 में इन्होंने। दोनों संस्थाएं तालमेल से कार्य कर रही थी और इनका उद्देश्य अंग्रेजी साम्राज्य के भीतर स्वायत्तता की मांग को लोगों तक पहुंचाना था, ठीक है। अब राजनीतिक आंदोलन में हम आ जाएंगे 1919 से लेकर 1947 तक। तो ये यूँ भी कहा जाता है कि ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी कह सकते हैं इसको, स्वतंत्रता का आंदोलन और राजनीतिक आंदोलन 1919 से 1947। तो 1919 तक हम पढ़ चुके हैं। 1857 के बाद किस तरह के राजनीतिक घटनाक्रम रहे और अब हम पढ़ेंगे 1919 से 1947 तक। तो आइए देखते हैं। तो क्या प्रमुख घटनाएं रहीं? सबसे पहले रोलेट एक्ट आया, 1919 में आया था ये। तो एक्ट मतलब कानून होता है, नियम होते हैं। क्या एक्ट था? ये नियम था, ठीक है, कानून था। किस तरह का कानून था ये देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार ने ये आश्वासन दिया कि भारतीयों को अधिकाधिक सुविधा दी जाएगी। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से प्रारंभ हुआ था। तो उसके बाद जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो ब्रिटिश सरकार ने यानी अंग्रेज़ों ने ये आश्वासन दिया कि भारतीयों को अधिक से अधिक सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन
युद्ध की समाप्ति के बाद किए गए सुधार संतोषप्रद नहीं थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने जो कहा उस तरह से किया नहीं, बल्कि इसके विपरीत आर्थिक शोषण करने लगे। ठीक है, प्रेस के कठोर नियम, यानी प्रेस जानते हो आप, मीडिया, अखबार वगैरह जो है थे उस समय के, तो उन पर कड़े नियम लागू कर दिए इन्होंने, और अन्य दमनकारी गतिविधियां भी इन्होंने शुरू कर दी। भारतीय जनता अंग्रेज़ों के विरोध में डटी हुई थी। सरकार को षड्यंत्र का भय था, यानी अंग्रेज़ों को ये डर था कि कुछ होने वाला है। अतः सरकार ने 1917 में ही सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। ठीक है, तो सबसे पहले ये सिडनी रोलेट नामक ये व्यक्ति है, अंग्रेज अफसर है। तो जो अंग्रेज़ सरकार थी उन्होंने 1917 में एक समिति बनाई, जिसका अध्यक्ष उन्होंने बनाया सिडनी रोलेट को। ठीक है, तो जिसके द्वारा बनाए गए बिल को विधानमंडल ने 19 मार्च 1919 को पास कर दिया। ठीक है, तो जिसके द्वारा बनाए गए बिल को विधानमंडल ने 19 मार्च 1919 को पास कर दिया, और इस एक्ट के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था, सबसे बड़ी बात। ठीक है, तो सबसे पहले तो याद रखो कि रोलेट एक्ट जो आया था वो 19 मार्च 1919 को, यानी इसको रोलेट एक्ट 1919 कहा जाता है। तो ये पारित हुआ था, ये पास हुआ था, लेकिन समिति इसकी बनाई गई थी 1917 में, और इसका अध्यक्ष सिडनी रोलेट होने के कारण इसको रोलेट एक्ट कहा गया। ठीक है, अब इस एक्ट में क्या था, बहुत बड़ी विशेषता इसकी ये थी कि इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को, यानी इस कानून के तहत कोई भी ऐसा व्यक्ति जिस पर अगर शक हो जाए अंग्रेज़ सरकार को, तो उसको वो संदेह के आधार पर ही गिरफ्तार कर सकती थी। यानी यदि किसी पर संदेह है, शक है कि हाँ ये इस तरह का व्यक्ति है, या तो उसको अंग्रेज़ क्या करते थे, गिरफ्तार कर लेते थे। इस तरह का कानून बनाया उन्होंने, और इसलिए इसको कहा गया न कोई अपील, न कोई दलील और ना कोई वकील। ठीक है, तो इस तरह का ये कानून था। इससे भारतीय इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में, या क्या कहा जाता है, काला कानून कहा जाता है। आपसे पूछा जाए काला कानून किसको कहते हैं, तो कहना रोलेट एक्ट 1919 में आया था। ठीक है, जिसके तहत शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। ठीक है, अगला जो हम पढ़ेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, तो ये भी 1919 की ही घटना है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था किस तरह से घटित हुआ, वो सारी बातें हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड, सबसे पहले याद रखो 13 अप्रैल 1919 की बात है ये। 13 अप्रैल यहाँ लिख भी रहा है, तो 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था, कहाँ नहीं हुआ था, तो आइए देखते हैं। 1919 ये भी बहुत बड़ी घटना है। 13 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट के विरोध में, ये जो कानून बनाया गया था, ऊपर हमने जो पढ़ा रोलेट एक्ट, तो इसका विरोध करने के लिए लोग क्या है, अमृतसर में, पंजाब में पड़ता है अमृतसर, वहाँ के एक जगह है जिसका नाम है जलियांवाला बाग, उसमें एक सभा आयोजित की गई। ठीक है, सभा बुलाई गई, तो जिसमें 20,000 आदमी इकट्ठे हुए थे। कितने लोग आए थे उसमें, 20,000 आदमी आए थे, जिनमें स्त्री, पुरुष और बच्चे भी थे। क्या क्या थे उसमें, स्त्री थे, पुरुष थे और बच्चे थे। जनरल डायर ने उसमें प्रवेश किया और गोली चलाने का हुक्म दिया। तो ये इम्पोर्टेंट है, कौन था वो जिसने उस सभा पर गोली चलाने का आदेश दिया, तो वो था जनरल डायर। अब गोली चलाने का आदेश इसने दे दिया, और गोलियां तब तक चलती रहीं जब तक कारतूस खत्म न हो गए। यानी वो अपनी बंदूकों से गोली तब तक चलाते रहे कि जब तक कि उसमें क्या ना हो जाए, ख़त्म। गोलियां उनकी जब तक ख़त्म नहीं हो गई तब तक वो लोग क्या करते रहे, गोलियां चलाते ही रहे। और सरकार के अनुसार 379 व्यक्ति मारे गए, जबकि कांग्रेस समिति के अनुसार मरने वालों की संख्या लगभग 1000 थी। ठीक है, जो अंग्रेज़ सरकार थी उन्होंने तो माना कि 379 लोग मारे गए हैं, लेकिन कांग्रेस के अनुसार या भारतीयों के अनुसार लगभग 1000 लोग उसमें मारे गए थे। सोचो 1000 लोग को मारना। लोग जब गोलियां चली तितर बितर हो गए, इधर से उधर भागने लगे, लोग दीवारें फांद कर कूदने लगे, तो वहीं गोलियों से भून दिया गया। धड़ाधड़ चारों तरफ से गोलियां बरसाई, और वहाँ अंग्रेज़ों ने तो कहा कि 379 मरे हैं, और
माना ऐसा जाता है भारतीयों के अनुसार लगभग 1000 लोग उसमें मारे गए थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे असहयोग और खिलाफत आंदोलन की। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों द्वारा तुर्की के खलीफा के सम्मान में चलाया गया था। ठीक है, तुर्क का खलीफा, खलीफा होता है धर्मगुरु होता है, क्या कहते हैं उसको, खलीफा मतलब धर्मगुरु। तो खिलाफत आंदोलन जो था ये भारतीय मुसलमानों ने चलाया था। तुर्की का खलीफा था, धर्मगुरु था, ठीक है, इनका मुस्लिम धर्मगुरु था, उसके सम्मान में चलाया था। क्योंकि अंग्रेज़ों ने क्या किया था, देखते हैं इसका। तुर्की का खलीफा मुस्लिम जगत का धार्मिक रूप से प्रमुख था। आइए देखते हैं उधर। तो 19 अक्टूबर 1919 को पूरे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। ठीक है, 19 अक्टूबर 1919 को पूरे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। क्यों, किसकी वजह से, जो मुसलमानों ने जो खिलाफत आंदोलन चलाया तुर्की के खलीफा के सम्मान में, तो 19 अक्टूबर 1919 को पूरे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। तो 1919 की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो 3 मुख्य रूप से है। एक तो रोलेक्ट एक्ट आया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, और उसके बाद खिलाफत आंदोलन 1919 को। ठीक है, गांधी जी भी इस आंदोलन में शामिल हुए और कैसर ए हिंद की उपाधि उन्होंने, जो अंग्रेज़ों ने इन्हें दी थी, गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि वापस लौटा दी। और इस आंदोलन की समाप्ति 10 अगस्त 1920 को सेब्र की संधि से हुई, जिसमें तुर्की का विभाजन कर उसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। ठीक है, तो आंदोलन जो था कौन सा, खिलाफत आंदोलन, ये 10 अक्टूबर 1920 को ख़त्म हुआ। क्यों हुआ, सेब्र की संधि हुई, और इस संधि के तहत क्या हुआ कि तुर्की का विभाजन हो गया और उसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया, यानी इसका कोई धर्म नहीं है, और खलीफा का जो पद था वो समाप्त हो गया। ठीक है, अब उसके बाद असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। किस तरह से हुआ देखते हैं। रोलेक्ट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, हंटर कमेटी की रिपोर्ट, तुर्की विभाजन और खलीफा का पद समाप्त करना आदि से गांधी जी अत्यधिक पीड़ित हुए। ठीक है, तो उस समय तक तो महात्मा गांधी जो थे वो भारतीय राजनीतिक आंदोलन में आ गए थे। उससे पहले आपने पढ़ा था बिहार के जो वहाँ मिल मज़दूरों के लिए उन्होंने 2 सत्याग्रह कर चुके थे 18 में, ठीक है ना, 1918 में। और तो देखते हैं आगे अब गांधी जी किस तरह के रोल में आते हैं राजनीतिक में और स्वतंत्रता के आंदोलन में। तो उनका जो आंदोलन था असहयोग आंदोलन, उसको हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि 1920 में कांग्रेस ने अन्यायी सरकार से सहयोग करने का प्रस्ताव पारित किया। थोड़ा गला खराब है, देखते हैं। तो वैसे गांधी जी जो थे सबसे ज़्यादा दुखी किस बात से थे, रोलेक्ट एक्ट की घटना हुई, एक तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, हंटर कमेटी की रिपोर्ट आई, तुर्क का विभाजन हो गया, खलीफा का जो पद है वो समाप्त हो गया। तो इससे गांधी जी बड़े दुखी थे। 1920 में कांग्रेस ने अन्यायी सरकार से असहयोग करने का प्रस्ताव पारित किया, यानी इनका कोई सहयोग नहीं करेगा अंग्रेज़ों का। इसके अंतर्गत सरकारी उपाधियों को छोड़ना, विधानसभाओं, न्यायालयों, सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं, विदेशी माल इत्यादि का त्याग करना तथा कर न देना शामिल था। तो ये जो इन्होंने प्रस्ताव पारित किया उसमें क्या क्या इन्होंने निर्णय लिए, उसमें या तो सरकारी जो उपाधियां जो भी अंग्रेज़ों ने दे रखी है उसे छोड़ी जाएगी, विधानसभा और न्यायालयों और शैक्षणिक संस्थाओं का बहिष्कार, विदेशी माल आदि का त्याग किया जाएगा, और कर भी नहीं दिया जाएगा, टैक्स भी नहीं दिया जाएगा। इसके विपरीत अपने आप को अनुशासन में रखना, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना, आपसी झगड़े पंच निर्णय द्वारा तय करना, हाथ से कते हुए बुने कपड़ों का प्रयोग करना आदि कार्य इनको करने थे। ठीक है, तो खुद क्या करना था इनको कि अनुशासन में रहेंगे, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करेंगे, आपसी झगड़े जो भी हों वो पंचायत के द्वारा निपटा लिए जाएंगे,
हाथ से कते हुए बुने हुए कपड़ों का प्रयोग करेंगे। और 1921 में इस आंदोलन के अंतर्गत लगभग 30,000 व्यक्ति जेल गए। ठीक है, तो 1921 को इस आंदोलन में लगभग 30,000 व्यक्ति जेल गए। भारतीय इतिहास में ये पहला अवसर था जब स्वराज्य के लिए संघर्ष में इतनी अधिक जनता ने भाग लिया हो। ठीक है, परंतु जब ये आंदोलन शिखर पर था तभी 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चोरा चोरी नामक स्थान पर शांतिपूर्ण जुलूस पर पुलिस द्वारा अत्याचार करने पर भीड़ ने पुलिस चौकी को आग लगा दी, जिसमें 21 सिपाही और एक थानेदार की मौत हो गई। देखो, असहयोग आंदोलन बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहा था, बहुत समर्थन मिल रहा था और कई लोग इसमें भाग भी ले रहे थे। लेकिन अचानक क्या हुआ, 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश का गोरखपुर ज़िला है, उसमें चोरा चोरी नामक जगह है, स्थान का नाम है। तो वहाँ एक शांतिपूर्ण जुलूस निकल रहा था और उस पर पुलिस ने क्या कर दिया, अत्याचार किया। भीड़ पर पुलिस द्वारा अत्याचार करने पर जो वहाँ उपस्थित भीड़ थी, उस भीड़ ने क्या किया, पुलिस चौकी को आग लगा दी। ठीक है, जिसमें 21 सिपाही और एक थानेदार की मौत हो जाती है। गांधी जी ने आंदोलन को हिंसात्मक होते देखते हुए 12 फरवरी 1922 को ये आंदोलन वापस ले लिया। ठीक है, असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया। ठीक, देखते हैं आंदोलन वापस हो गया, कौन सा, असहयोग आंदोलन। गांधी जी की इस घोषणा से देश के बड़े नेता आश्चर्यचकित रह गए। सुभाष चंद्र बोस ने इसे अत्यंत कष्टदायक कहा। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज्य पार्टी का गठन किया। यहाँ से अंडरलाइन करना है इसको, स्वराज्य पार्टी का गठन किसने किया, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। ठीक है, जिसने विधान परिषदों में भाग लेकर सरकार के कार्यों में रुकावट डालने का कार्य किया। ठीक, अब है साइमन कमीशन, 1919 में आया था। ये भी देखिए आगे, साइमन कमीशन ये एक आयोग था जो अंग्रेजों ने गठित किया था। सर, ये साइमन की अध्यक्षता में था, इसलिए इसका साइमन कमीशन कहा गया। 1919 में भारत सरकार अधिनियम के कार्यों की समीक्षा करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1927 में सन जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया। इसमें 7 सदस्य थे, लेकिन इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। ठीक है, तो 1919 में जो कानून बना था, रोलेक्ट एक्ट, और भारत सरकार अधिनियम 1919 में पारित हुआ था। तो उस अधिनियम के कार्यों की समीक्षा करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1927 में एक सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया था। तो उसमें लगभग 7 सदस्य थे, लेकिन उसमें कोई भी भारत का नहीं था, भारतीय एक भी नहीं था। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को जब ये कमीशन कहाँ पहुँचा, बम्बई पहुँचा, तो इसका ज़बरदस्त क्या हुआ, विरोध हुआ। लाहौर में इसका विरोध लाला लाजपत राय के नेतृत्व में किया गया। विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस ने अंधाधुंध लाठियों की वर्षा की, जिसमें लाला लाजपत राय के सीने में चोट आई और 1 महीने बाद उनका देहांत हो गया। ठीक है, तो साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस ने जो विरोध करता थे उन पर लाठियां बरसाई, जिसमें लाला लाजपत राय के सीने में चोटें आईं और वो 1 महीने बाद उनका क्या हो गया, देहांत हो गया। और 1930 को इस कमीशन की रिपोर्ट आई, जिसमें कहीं भी औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना की बात नहीं कही गई थी। ठीक है, रिपोर्ट कब आई थी, 1930 में। और तो 1927 में साइमन की कमीशन में इसके अध्यक्षता में एक कमीशन आया, उसको साइमन कमीशन कहा गया। हमने तो अब कौन सा आया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, 30 दिसंबर 1929 को कांग्रेस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास किया। इम्पोर्टेंट बात है, 30 दिसंबर 1929 को कांग्रेस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास किया। पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, आगे पेज पे देखिए, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो गांधी जी ने चलाया था।
उससे पहले असहयोग आंदोलन भी उन्हीं का ही था। बीच में साइमन कमीशन वाली घटना हो जाती है। तो अब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था 1930 में। तो इसका जो 30 दिसंबर 1929 को कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। तो कांग्रेस ने उसमें पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास किया। ठीक है, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कब पास किया गया था? 30 दिसंबर 1929 को। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखिए। तो गांधी जी ने 78 सदस्यों के साथ साबरमती आश्रम से 200 किलोमीटर दूर गुजरात के समुद्र तट पर स्थित डांडी गांव में पैदल चले। ठीक है, 78 सदस्यों के साथ साबरमती आश्रम से 200 किलोमीटर पैदल चले। 6 अप्रैल 1930 को, इम्पोर्टेंट डेट है ये, याद रखना, डांडी पहुंचकर नमक बनाकर अंग्रेज कानून को तोड़ा। ठीक है, तो इस आंदोलन में गैर कानूनी नमक बनाने, महिलाओं द्वारा शराब की दुकानों, अफीम के ठेकों, विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना देना, विदेशी वस्त्रों को जलाना, चरखा काटना, छुआछूत से दूर रहना, विद्यार्थियों द्वारा सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ना तथा सरकारी कर्मचारियों को नौकरियों से त्यागपत्र देने का आह्वान गांधी जी ने किया। ये आंदोलन तेज़ी से पूरे भारत में फैल गया। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी बात क्या थी कि इस आंदोलन में क्या क्या हुआ? जो गैर कानूनी अंग्रेज़ नमक बनाते थे वो, महिलाएं जो शराब की दुकानों पर काम करती थी उसका विरोध, अफीम के ठेके हो गए, विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना, विदेशी वस्त्रों को जलाना, चरखा काटना, छुआछूत से दूर रहना, विद्यार्थियों द्वारा सरकारी स्कूल में कॉलेज छोड़ना, सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से त्यागपत्र देने का आह्वान गांधी जी ने किया। कौन से अवज्ञा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। तो उन्होंने हमने 78 सदस्यों के साथ साबरमती आश्रम से 200 किलोमीटर पैदल चल करके गुजरात के जो समुद्री तट है वहाँ डांडी गांव है, तो डांडी यात्रा भी कहते हैं इसको। तो उस डांडी पहुँच करके नमक बनाकर 6 अप्रैल 1930 को कानून को तोड़ा था। देश भर में जनता हड़तालों, प्रदर्शनों और विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार में भाग लेने लगी। इस आंदोलन की विशेषता ये थी कि इसमें महिलाओं ने भी भाग लिया था। थोड़े समय में ही लगभग 60,000 लोग जेलों में डाल दिए गए। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये भी है कि इसमें महिलाओं ने भी भाग लिया और 60,000 लोग, तो ये असहयोग आंदोलन से भी बड़ा था। उसमें 30,000 लोग शामिल हो गए थे, जेल में डाला था, इसमें 60,000 हो गए। 5 मार्च 1931 को सरकार और कांग्रेस के मध्य गांधी इरविन समझौता हुआ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है। गांधी और लॉर्ड इरविन, ये इरविन के मध्य समझौता हो जाता है। वायसराय ने इस बात की घोषणा की कि भारतीय संवैधानिक विकास का उद्देश्य भारत को डोमिनियन स्टेट्स देना है। गांधी जी ने भारतीय संवैधानिक सुधारों के लिए बुलाए गए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। ठीक है, 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसमें इन्होंने भाग लिया। वे वहां से निराश लौटे और पुनः 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। 32 में फिर से प्रारंभ किया। 33 में गांधी जी ने इस आंदोलन की असफलता को स्वीकार कर लिया और कांग्रेस की सदस्य से त्यागपत्र दे दिया। 33 में गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्य से क्या कर दिया? त्यागपत्र दे दिया। 32 में तो आंदोलन शुरू किया था, 33 में इनको लगा कि असफल हो गया और इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज के लिए काफ़ी है, कल के लिए बहुत कुछ बाकी है। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।